जब राजा पावरफुल नहीं होता है ना, तो मंत्री हमेशा उग्र हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो अब मंत्रियों की चलने लग गई थी, और मंत्री कठपुतलियों की तरह इन मुगल बादशाहों को नचाते थे। जिसके जी में आती उसको बिठा देते, जो मंत्री पावरफुल होता अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया करता। और इस समय एक पावरफुल मंत्री था जुल्फिकार खान। इसके पिताजी थे असद खान। असद खान लगभग 31 साल का टाइम पीरियड था कि वो औरंगजेब के टाइम में वजीर रहे थे। लगातार इतने 31 साल तक कोई मुगल बादशाह के दरबार में रहे, वजीर के महत्वपूर्ण पद पर रहे, तो उसकी वैसे चलने लग जाएगी। उसका बेटा ही पावरफुल हो गया था, तो जुल्फिकार खान पावरफुल था कि 3-4 भाई जहांदार शाह जब आपस में लड़े तो उसने जहांदार शाह का पक्ष लिया और जहांदार शाह को बना दिया। बाकी ये तो खूब ही बेलखना था, दहापकी बेलखना आदमी था, पर जुल्फिकार खान की सहायता से बन गया, तो इसने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इसने जजिया कर हटा दिया था। हिंदू राजाओं ने कईयों ने साथ दिया, फिर थोड़ा हिंदू अधिकारी भी थे, थोड़े दरबार में अधिकारियों की चलती थी। जुल्फिकार खान भी उन हिंदू अधिकारियों की सहायता लेता था। उसने कहा जजिया हटा दो तो हिंदू थोड़े राजी रहेंगे, तेरे फेवर में हिंदू राजा और बने रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है, जजिया हटा देता हूं। तो इसने जजिया कर हटाया था, याद रखना। फिर भाई साहब इसका हालांकि 1 ही साल का शासन काल है, उसमें इसने तो शासन किया ही नहीं था। ये एक डांसर थी, कोई लाल कुंवर नाम की एक महिला थी, डांसर थी। पहले जयपुर के अंदर डांस किया करती थी। एक बार जहांदार शाह डांस देखने के लिए गया, इसको पसंद आई और इसने कहा कि बसंती आज के बाद और किसी के सामने नहीं नचेगी, केवल अपने सामने नचेगी। और ये उसको अपने दरबार में लेके आ गया, और दरबार में लाया, इसको पटरानी का दर्जा दे दिया था। और ये जो करती थी वही करती थी। और ये मूर्ख महिला थी, धाप के मूर्ख थी। और ये उससे बड़ा मूर्ख था जो इसके अंगुलियों पर नाचता और था। इनके तो मतलब अजीब अजीब से किस्से हैं। मतलब आज क्या, पुराने टाइम में क्या, किसी भी राजा को, कोई भी मंत्री, कोई भी भला आदमी, साधारण आदमी एक बात को तो हमेशा समझता था कि यार पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने से ग्रीनरी होती है, बरसात आती है। अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझता है। कहते हैं कि एक बार लाल कुंवर और जहांदार शाह दोनों शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो शिकार वो खेलने के लिए जो रास्ता था ना, जो सड़क थी, उसके चारों तरफ पेड़ों का झुरमुट था, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। तो उस लाल कुंवर ने जहांदार शाह कहा कि बादशाह सलामत, आपको नहीं लगता कि जब हम शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो इन झाड़ियों की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ी दूर के लिए दिखाई देता, फिर ये झाड़ियां सी दिखाई देने लग जाती है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है तो बीच में पेड़ पौधे आ जाते हैं। बादशाह सलामत ने लाल कुंवर की आंखों में झांकते हुए कहा, हुक्म कीजिए, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा, क्या करना है। उसने कहा रोड एकदम साफ होनी चाहिए, सीधा सीधा दूर तक दिखना चाहिए। अगले दिन हुक्म की तामील की गई और सड़क के किनारे के सारे पेड़ कटवा दिए गए थे। और मतलब इसके ऐसे किस्से हैं। लाल कुंवर को इसको लेके आ गया था, और अब जब इसकी चलने लगी तो जहांदार शाह के पहले खूब सारी रानियां और थी, उनके भी बच्चे थे। ये उन बच्चों को पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता है कि नहीं, ये शहजादे किस बात के, मेरा जो बेटा होगा वही शहजादा बनेगा। और इसने जहांदार शाह कहा मुझे तुम्हारे बेटे पसंद नहीं है। 2 बड़े बेटे थे, उनमें लगता था कि ये राजा बनेंगे आगे, ये बेटे पसंद नहीं है। जहांदार शाह ने इस महिला के कहने पर अपने दोनों बेटों की आंखें निकलवा दी थी। वो बच्चे चिल्लाते रहे कि हमारा दोस्त क्या है, हमारा दोस्त क्या। दोस्त क्या था, हुक्म बजाया गया था केवल। और तो किससे सुने जाए इनके तो यूं शर्म आ जाए कि एक दिन जहांदार शाह सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर अपने अचकन के बटन लगा रहा था मुगल दरबार में जाने के लिए। लाल कुंवर सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुली, बिस्तर पे पड़े पड़े उसने जहांदार शाह की तरफ देखकर कहा कि क्या कर रहे हो जाने मन। और जहांदार शाह ने कहा कि डार्लिंग दरबार में जाना है, तैयार हो रहा हूं। लाल कुंवर ने कहा कि मेरी एक बात मानोगे। जहांदार शाह ने वापस कहा कि आज दिन तक टाड़ी कौन सी है मेरी बात जो तुम्हारी बात नहीं मानी हो, फरमाओ। क्या बिना कपड़ों के जाओ। जहांदार शाह ने वापस कहा हड़बड़ा का, बिना कपड़ों के, नंगा। और लाल कुंवर ने बिस्तर से उठते हुए लगभग अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा, वैसे आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं। उस मूर्ख बादशाह को
जो एक नर्तकी की अंगड़ाइयों में खोया हुआ था, उसे लगा कि यार लाल कुंवर ने कहा यदि मैं इसकी बात नहीं मानूं फिर मतलब क्या हुआ। मुगलिया सल्तनत के इतिहास के वो काले दिन जब जहांदार साहब बिना कपड़ों में दरबार के अंदर चला गया था। ये मुगल बादशाह है। फिर हिस्ट्री कहती है कि देश पर अंग्रेजों ने शासन क्यों कर लिया था। जब दरबारियों ने हो हल्ला मचाया, फिर ये क्या तरीका है, एकदम साफ साफ जिंदाबाद ही आ गए दरबार में, कुछ तो पहन के आते। जहांदार साहब वापस भाग के गया, उसने कहा दरबारी चिल्ला रहे हैं। लाल कुंवर ने अपने कपड़े दे दिए। इस बार मुगलिया सल्तनत का वो उत्तराधिकारी बादशाह जहांदार साहब एक महिला के कपड़ों में दरबार पर सिंहासन पर विराजमान था। ऐसे लोग हट नहीं है। और कि लाल कुंवर के कोई बच्चा नहीं हुआ। लाल कुंवर को लगता था मेरा बेटा होगा, उसी को अगला उत्तराधिकारी घोषित करना है। दिल्ली में एक सूफी संत थे नसीरुद्दीन अवधी। कहा जाता था कि उनकी दरगाह के बाहर एक स्नानागार बना हुआ था, बाथ टब बना हुआ था। इसमें यदि कोई सब लोगों के सामने नंगा होके नहा ले हर संडे को, 40 संडे तक, कोई उसके बेटा हो जाता है। जहांदार शाह और उसकी नर्तकी लाल कुंवर दिल्ली के लोगों के सामने प्रत्येक संडे को स्नानागार में नंगे होकर स्नान किया करते थे। ये इन मुगल बादशाहों के किस्से हैं। इसलिए उपाधि वैसी है, लंपट मूर्ख। केवल मूर्ख ही नहीं था, लंपट और था। पहले बहुत बुरी मौत मारा गया था, युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर भाग गया था, कपड़े वपड़े फट गए थे। बाद में अगला बादशाह जो फर्रुख शेर बना था वो उठा के ले आता है इनको। जहांदार शाह को कई दिन तक सलीमगढ़ के किले के अंदर रखा गया। लाल कुंवर को भी उसके साथ ही रखा गया। फिर फाइनली जल्लाद भेजे गए। पहले तो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, बहुत भयंकर मारा इसको। शरीर में कोई जान ही नहीं बची तो जल्लाद बुलाया गया, इसका सर काटा जाए। सर काट के अगले मुगल बादशाह फर्रुख शेर के तस्तरी में पेश किया गया। लाल कुंवर को पकड़ा गया और उसी स्थान पर भेज दिया गया जहां पर बाकी मुगल विधवाएं अपना जीवन यापन किया करती थी। इतिहासकार वह काफी खां कहता है कि नया शासनकाल मतलब जहांदार शाह का शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। लाल कुंवर नर्तकी थी तो उसने कहा नाचने गाने वालों के लिए तो मजे थे, बाकी हम कुछ ही नहीं था। तो कहते हैं लाल कुंवर जब वहां जहांदार शाह के दरबार में रहती तो एक दिन उदास थी। जहांदार शाह ने पूछा कि क्या हुआ आज, तुम्हारी शौक अदाएं कहां गई, आज इतना चेहरा उतरा उतरा कैसे। उसने कहा कि मुझे जोहरा बाई की याद आ गई। जहांदार शाह ने पूछा ये जोहरा बाई कौन है। कि वो पहले मैं जिस कोठे पर काम करती थी ना, उसके पास में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाली महिला थी, उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सुबह शाम आलू ले लो प्याज ले लो वहां पर बोलती थी, मैं उसको मिस कर रही हूं। अगले दिन जोहराबाई को बुलाकर मुगलिया हरम की प्रधान बना दिया गया था। तो अब वो सारे लोग उन्हीं ड्यूटी वाले उसी पर थे, नाचने गाने वाले लोग थे। तो काफी खान ऐसा लिखता है। काफी खान की जो बुक है उसका नाम है मुंतखब उल लुआब। याद रखना भाई, ये कोई पूछ लेंगे काफी खान ने पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुंतखब उल लुआब। कई जानकारियां, काफी खान औरंगजेब के टाइम में भी था और इसने औरंगजेब के टाइम से बुक लिखनी शुरू कर दी थी, मुंतखब उल लुआब। औरंगजेब की जानकारियां हैं, बहादुर शाह की जानकारियां हैं, जहांदार शाह की है, फिर आगे हम जो फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला पढ़ेंगे, सबकी जानकारी है। और ये चुपचाप अंदर बैठा बैठा लिखता था। औरंगजेब की इसने खूब यूं धज्जियां उड़ाई हुई है मुगल बादशाहों की, ये गलत गलत काम है। पर इसको पता था कि यार यदि औरंगजेब के टाइम में किसी को पता चल गया ना ऐसे गलत गलत लिखता हूं तो टांगे तोड़ देगा औरंगजेब। तो बेचारा खा पी खा नाम है तो खाया पिया खाया और अपनी किताब लिखी चुपचाप अंदर बैठा बैठा। फिर आगे हम पढ़ेंगे एक और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला यार और रंगीन जीवड़ा था खुद ही। काफी खान उसको मजाक आ गई, मेरे पास एक किताब पड़ी है छपवानी है, तो उसने छपवाओ, पर उसमें आपके दादाजी के परदादाजी के कई किस्से लिख रखे हैं मैंने। मोहम्मद शाह रंगीला का कोई बात नहीं, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए सब किस्सों का। तो बाद में जाके किताब पॉपुलर हुई थी, प्रकाशित हुई थी, मुंतखब उल लुआब, याद रखना।
अकबर के टाइम में जो बदायूनी था उसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख, काफी खान की किताब का नाम है मुंतखब उल लुआब।